अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे विभव कुमार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ गुहार लगाई है। विभव ने गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध बताया है। खबरों की माने तो कुमार ने इस संबंध में एक रिट याचिका डाली है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया जाए, उन्हें इस अवैध गिरफ्तारी का मुआवजा मिले और जिसने उनके खिलाफ कार्रवाई की है उन पर एक्शन लिया जाए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल कांड में दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले बुरी तरह बौखलाए केजरीवाल गैंग के वकील ने जज और दिल्ली पुलिस के वकील के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। विभव कुमार के वकील ने सवाल उठाया कि सरकारी वकील क्यों आदेश सुनाए जाने से ठीक पहले जज के चैम्बर में क्यों गए थे, जिससे कोर्टरूम में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। दरअसल मंगलवार को 30 हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने विभव कुमार को 3 दिन पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। इसके बाद कोर्टरूम में जबरदस्त हंगामा हुआ। विभव के वकील ने कोर्ट से कहा कि बहस पूरी होने और आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद जज साहब अपने चैम्बर में चले गए थे, लेकिन हमने खुद देखा कि वो सरकारी वकील ऑर्डर सुनाए जाने से कुछ दिन पहले तक जज साहब के चैम्बर में थे। घंटा भर से ज्यादा समय तक वो वहां क्या कर रहे थे। विभव के वकील रजत भारद्वाज ने दावा किया कि सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव जज के चैम्बर में पिछले करीब घंटा भर रहे। अभी अभी हमने उन्हें आपके चैम्बर से निकलते हुए देखा है। हम चाहते हैं कि कोर्ट इस तथ्य को भी अपने आदेश में रिकॉर्ड पर रखे। इस पर विभव के वकील का इलाज करते हुए जज ने कहा, यह मेरा ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर मैं प्रोनाउंस करूंगा। आप अदालत पर इल्जाम लगा रहे हैं। जज ने कोर्ट से उठते हुए कहा कि ऐसा कतई नहीं है। ऐसा आपको किसने कहा? मैं तो अपना काम कर रहा था, आप जज पर यूं ही सवाल उठा रहे हैं। जज ने विभव के वकील से कहा कि मैं आपकी इस आपत्ति की दलील के रूप में अपने आदेश में दर्ज कर लेता हूं। बता दें कि कुमार के खिलाफ दिल्ली राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप है। मालीवाल ने पुलिस के बयान में अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि कुमार ने सीएम आवास में उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें खूब मारा पीटा। मालीवाल के आरोपों के अनुसार कुमार ने मालीवाल के साथ गाली गलौज किया, उन्हें इस तरह से मारा कि उनका सिर जाकर सेंटर टेबल से अड़ा, फिर उन्हें उठाया गया जिसमें उनके कुर्ते के बटन तक खुल गए। स्वाति मालीवाल बताती है कि इस घटना के दौरान वो खूब चिल्लाई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस मामले पर उनकी हिरासत कोर्ट ने 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। उन्होंने पहले 30 हजारी कोर्ट में बेल की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने स्वाति मालीवाल और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद उन्हें बेल देने से मना कर दिया था। बताया गया था कि स्वाति सुनवाई के दौरान रोने भी लगी थी। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि अगर विभव को रिहाई दी गई तो उनकी जान के लिए और उनके परिवार के लिए वो खतरा हो सकता है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की ओर से 2 अर्जी दायर की गई है। एक अर्जी में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत की मांग की है। दूसरी अर्जी में उन्होंने 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह याचिका लेने से मना कर दिया था। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ईडी ने अपनी आपत्तियां पेश की है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसपी राजू ने कहा वह हिरासत में नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। वे आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी सेहत ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका। उन्होंने आखिरी तारीख पर जमानत याचिका दायर की है ताकि हमें बहुत कम समय मिले। उनके आचरण के कारण उन्हें कोई भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा है। ईडी को अंतरिम और नियमित दोनों जमानत के मामलों में जवाब दाखिल करना होगा। अब केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 1 जून 2024 को दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने 7 दिन अपनी जमानत बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी। उन्होंने मांग की थी कि 1 जून 2024 को खत्म हो रही उनकी अंतरिम जमानत को 8 जून 2024 तक बढ़ा दिया जाए।
उन्होंने कहा था कि यह 7 दिन की जमानत उन्हें स्वास्थ्य चेकअप करवाने के लिए चाहिए। वहीं आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कैमरे पर केजरीवाल ने लिखकर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की 300 से ज़्यादा सीटें आएगी, वहीं बीजेपी की 200 से कम सीटें आ रही है। उन्होंने यह बात लिख कर दी है, कागज पर उन्होंने साइन भी किए हैं। सेहत की जानकारी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि जेल के अंदर 7 किलो वजन कम हो गया था, अभी भी वजन कम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, 2 तारीख को मैं सरेंडर करूंगा। यह समझने की जरूरत है कि जेल क्यों भेजा जा रहा है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस देश में कोई ईमानदार नहीं है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल 21 दिन तक ही खुली हवा में सांस लेने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। यह नीति अब समाप्त कर दी गई है। इसी मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार में कुछ सीटों पर अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को है। सोमवार को यहां की पाटलिपुत्र सीट पर प्रचार करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। पालीगंज में आयोजित रैली में राहुल गांधी जैसे ही मंच पर पहुंचे, यह एकदम से धंस गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती मैदान में है। मीसा भारती अपनी जीत का दावा करते हुए निरंतर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। मंच पर मीसा भारती के भाई तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार में 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू यादव की बड़ी बेटी और तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती उम्मीदवार हैं। मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी पालीगंज पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करने के लिए जैसे ही राहुल गांधी तेजस्वी यादव और बाकी नेताओं के साथ मंच पर पहुंचे, उसी वक्त अचानक से मंच टूट गया। मीसा भारती ने हाथ थामकर राहुल गांधी को सहारा दिया। मंच के टूटने का वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थोड़ी देर में ही एसपीजी सुरक्षा कर्मी भी आ गए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं ठीक हूं। इसके बाद मंच की सुरक्षा कर्मियों ने जांच की। वहीं राहुल गांधी ने रैली में दावा किया है कि इस बार नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे। लोगों के बीच जाकर ये झूठे वादे कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसले मैं नहीं लेता, बल्कि परमात्मा लेते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई निशाने साधे। बताया जा रहा है कि मंच टूटने की वजह है क्षमता से ज्यादा वजन, क्योंकि मंच पर महागठबंधन के बड़ी संख्या में नेता मौजूद थे, जो एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मंच पर चढ़ गए। मंच टूटने पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य, मीसा भारती समेत और भी कई नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होने जा रहा है। 7वें चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान होने हैं, उसमें 7 राज्यों सहित एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। आखिरी चरण के लिए चुनाव मैदान में उतरी राजनीतिक पार्टियों ने अपना सारा दमखम झोंक दिया है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और 7वें चरण का मतदान बाकी है। बिहार की लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और पाटलिपुत्र उन सीटों में हॉट सीट मानी जाती है। बिहार में इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के बाद कन्याकुमारी जाएंगे। वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे। यह वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। मोदी जी और विवेकानंद का जीवन राष्ट्र को समर्पित है। वहीं 2019 में चुनाव प्रचार के बाद पीएम मोदी केदारनाथ गए थे। पीएम मोदी के बारे में सबको पता है कि वह 5 घंटे सोते हैं, 1 घंटा ध्यान आसन प्राणायाम करते हैं और 18 घंटे काम करते हैं। यह किसी एक दिन का नहीं, 365 दिनों का नियमित रूटीन है। अब चूंकि चुनाव है और पार्टी की ओर से 80% दायित्व उन्हें सौंपा गया है। अंतः इन दिनों कितना सो पाते होंगे कहना मुश्किल है। 73 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति इतना काम करे तो आश्चर्य भी होता है।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के समापन के बाद 45 घंटे के ध्यान के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाएंगे। पीएम के आगमन और उनके कार्यक्रम को लेकर वहां तैयारियां जोरों पर चल रही है। पीएम मोदी के ध्यान के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में एकांतवास में 3 दिनों तक ध्यान लगाने से एक दिन पहले कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी का यह कदम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा है कि 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया कि पार्टी किसी भी नेता के कुछ भी करने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पीएम मोदी का ध्यान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा, क्योंकि ध्यान का समय 30 मई से 1 जून तक होगा। कांग्रेसी वकील सिंघवी ने टिप्पणी की कि यह एकांतवास प्रधानमंत्री द्वारा या तो प्रचार को किसी तरीके से जारी रखने या खुद को सुर्खियों में बनाए रखने की रणनीति है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री को अपना मौन व्रत 24 से 48 घंटे के लिए 1 जून की शाम तक के लिए टाल देना चाहिए, लेकिन अगर वे इसे कल से शुरू करने पर जोर देते हैं तो मीडिया को इसे प्रसारित न करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस साल के लोकसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का दौरा किया था। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, जहां से उन्होंने 2014 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर शनिवार को 7वें और अंतिम चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। 7वें चरण के लिए प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। चुनावी प्रचार से मुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का प्रचार गुरुवार शाम को खत्म हो रहा है। पीएम मोदी उसके बाद 2 दिन के लिए तमिलनाडु चले जाएंगे। वह कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक शिला पर 2 दिन साधना करेंगे। 2019 आम चुनाव में भी प्रचार के बाद मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे थे। वहां उन्होंने 15 घंटे तक एकांतवास किया था। इस बार पीएम 48 घंटों तक मौन व्रत पर रहेंगे। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। इन सब के बीच पीएम मोदी की पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह फोटो 11 दिसंबर 1991 की है, जब भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की थी। मोदी आर्काइव एक्स हैंडल पर यह तस्वीर शेयर की गई है। इस एकता यात्रा में नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी भी थे। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मोदी आर्काइव एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि 33 साल पहले विशाल राष्ट्रव्यापी एकता यात्रा कन्याकुमारी के प्रतिष्ठित विवेकानंद रॉक मेमोरियल से शुरू हुई थी, जो कश्मीर तक फैली थी। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सहित सभी एकता यात्रियों ने यहां से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की परिक्रमा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर यह यात्रा शुरू की थी। दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से जब एकता यात्रा की शुरुआत की गई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता थे। एकता यात्रा के जरिए भारत को एकजुट करने के लिए वे तमिलनाडु और अन्य राज्यों की प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी लेकर आए थे। उनकी यह ऐतिहासिक यात्रा 26 जनवरी 1992 को कश्मीर में तिरंगा फहराने के साथ खत्म हुई थी। यह यात्रा 45 दिनों में 14 राज्यों से होकर गुजरी थी। इसी यात्रा के अंतिम पड़ाव में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया था।
अब लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव अभियान की समाप्ति के साथ पीएम मोदी की कन्याकुमारी यात्रा और पीएम मोदी का विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यान करने के कार्यक्रम के बीच इस 33 साल पुरानी तस्वीर को सोशल मीडिया पर आप वायरल होते देख सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी की इस यात्रा के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलते ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल ने इस पर सियासत तेज कर दी है। कांग्रेस तो इसको लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दल पीएम की साधना के खिलाफ चुनाव आयोग चले गए हैं। अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि मोदी ऐसा पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने दलील दी है कि यह आदर्श आचार संहिता एमसीसी का उल्लंघन है। पार्टी ने कहा कि अगर पीएम मोदी को ध्यान ही लगाना है तो मीडिया को उससे दूर रखना चाहिए। टीएमसी नेता और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मोदी के ध्यान का टीवी पर प्रसारण हुआ तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी। विवेकानंद स्मारक शिला या विवेकानंद रॉक एक छोटा सा टापू है या कन्याकुमारी के बाउथुरई समुद्र तट से लगभग 500 मीटर दूर स्थित है। 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट से तैरते हुए इस टापू पर पहुंचे थे। तमिलनाडु टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार स्वामी विवेकानंद को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस चट्टान पर स्मारक बना है वहीं पर बैठ विवेकानंद ध्यान मग्न हुए थे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।